हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश। आई एम फ्रॉम दिल्ली हेड ऑफिस। तो मैं आज आपको श्रमिक पंजीकरण के रिगार्डिंग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप देख पा रहे हैं सब? अभिनय जी, विजिबल है क्लियरली स्लाइड? हाँ, विजुअल है। हाँ, स्लाइड विजुअल ठीक, है आप। ओके। देखिए, सबसे पहले हमें अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमें अपने डिजिटल सेवा पे अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होगा, CSC आईडी और पासवर्ड से। वो सिंपल स्टेप है, वो किसी भी सर्विस के लिए हम जैसे यूजुअली हम लॉगिन करते हैं वैसे ही हमें इसके लिए भी लॉगिन करना है। जैसे ही हमें लॉगिन करते हैं, ये स्क्रीन रहेगी जहाँ पर हमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड हमें एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर एंटर करके हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हमें अपना डिजिटल सेवा का ये होम पेज रिफ्लेक्ट होता है। होम पेज रिफ्लेक्ट होते ही हमें आगे अपना सर्विस सर्च करना पड़ेगा, जो लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम से है। ये सर्विस हमें गवर्नमेंट सेक्शन के अंडर मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्शन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर हम या तो हम गवर्नमेंट सेक्शन के अंडर जाके हम सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च बटन पे क्लिक करके लेबर रजिस्ट्रेशन हम टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम लेबर रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे वहां पर, या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे, तो वहां पर ये लेबर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे स्टेट के आइकन्स ये रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन हमें सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन की सर्विस है ये, तो हमें यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना होगा। उस पर क्लिक करते ही हमें नेक्स्ट पेज पर हम रीडायरेक्ट होंगे। जो नेक्स्ट पेज रीडायरेक्ट होगा वो हमारा डिपार्टमेंट का, हमारा लेबर रजिस्ट्रेशन का यूपी स्टेट का पोर्टल रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक बटन होगा, CSC लॉगिन बटन। जैसे हम CSC लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, CSC लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हमें आगे जो नेक्स्ट पेज रिफ्लेक्ट होगा वो होगा श्रमिक पंजीकरण। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमें उस पर क्लिक करना होगा, श्रमिक पंजीकरण। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें नेक्स्ट पेज जो रिफ्लेक्ट होगा वो होगा हमें लॉगिन करने के लिए। वो जो भी श्रमिक होगा उसका हमें आधार बेस्ड, जो आधार से लिंक होगा जो मोबाइल नंबर उसका श्रमिक का, वो हमें यहाँ पर एंटर करना होगा, और उस वर्कर के उसी स्पेसिफिक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो जैसे ही OTP एंटर करेंगे, OTP आने के बाद OTP एंटर करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे, आप देख रहे हैं इसमें हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो होगी आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, नियोजक का सर्टिफिकेट, जो कि जैसे कि जो भी श्रमिक का पंजीकरण हो रहा है उसका एक सर्टिफिकेट होगा जिसने पहले भी काम किया होगा, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर कोई भी अदर काम कोई भी। तो वो उसका वो सर्टिफिकेट होगा, और एक पासपोर्ट साइज फोटो हमें यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। यहाँ पर श्रमिक का हमें बैंक डिटेल पूरा फिल करना होगा। आप साथ में हम पासबुक ले सकते हैं। पासबुक के थ्रू सारी डिटेल हम एज इट इज हमें फिल करनी होगी। अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, वो सारी डिटेल पासबुक में होती ही हैं, वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सिर्फ JPG फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं। जैसे कि बैंक पासबुक, नियोजक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड, ये हमें सारे JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं।
यहाँ पर हमें नॉमिनी डिटेल्स भी फिल करनी है, उसके नॉमिनी के आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ उसकी नॉमिनी के आधार कार्ड की डिटेल और नॉमिनी की डिटेल, और यहाँ पर हमें उसको सबमिट करना है अपलोड करके। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें पेमेंट गेटवे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही हमें यहाँ पर भुगतान करेंगे फीस का, यहाँ पे पे बटन पे क्लिक करेंगे हम। पे बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट, और पे बटन फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद अपना जो यूजुअली जिस सीएससी में हम कोई भी सर्विस की हम पेमेंट करते हैं पेमेंट गेटवे पर, अपना वॉलेट पिन एंटर करके यहाँ पर हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। जैसे ही हम श्रमिक पंजीकरण हो जाता है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आगे हमें जब हम रिन्यूअल करते हैं इसी कार्ड का, इसी श्रमिक का, जब हम आगे रिन्यू करेंगे, उसका टाइम अप होने के बाद, उसका समय अवधि खत्म होने के बाद जब हम रिन्यूअल करेंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें जरूरी चाहिए होता है रिन्यूअल के लिए। ये तो था हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो हम श्रमिक का पंजीकरण करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन जो करेंगे नया। अभी हम वो स्टेप्स देखेंगे जो हम जब हम रिन्यूअल करने जाएंगे उसी श्रमिक का। स्टेप्स फिर से वही सेम हमें रिपीट करने होंगे। हमें सिंपली अपना डिजिटल सेवा पे जाकर हमें लॉगिन करना होगा। अपना यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना होगा, सीएससी आईडी अपना पासवर्ड। जैसे हम साइन इन करेंगे, उसके बाद अपना डैशबोर्ड आ जाएगा, डिजिटल सेवा का होम पेज आएगा। हम इसके बाद वही गवर्नमेंट सर्विसेज में जाके लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम से हम सर्च करेंगे सर्विस का। जैसे हम लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम से सर्च करेंगे, ये लिंक्स हमें रिफ्लेक्ट करेंगे। हमें यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर रिन्यूअल नाम से जो सर्विस आएगी, जब लेबर रजिस्ट्रेशन के अंदर एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट के नाम से सर्विस आएगी, हमें वहां पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर जब हम डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जब रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो जब डिपार्टमेंट का पोर्टल रीडायरेक्ट होगा स्क्रीन पर, तो हमें रिन्यूअल पर क्लिक करना है इस बार, क्योंकि ये रिन्यूअल है। तो इस पर हम रिन्यूअल बटन पर क्लिक करेंगे। रिन्यूअल में क्लिक करने के बाद आपको वर्कर डिटेल, जिसका आपने नया रजिस्ट्रेशन किया होगा कभी पहले, उसका हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हमें सर्च करना होगा डिटेल। तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा और आधार नंबर चाहिए होगा उसी श्रमिक का। जैसे ही आप वो सर्च करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, आधार नंबर से उसकी डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर श्रमिक का, जिसका आपको जब डिटेल रिफ्लेक्ट होगी स्क्रीन पर, तो उसके लिए हमें आगे फी पे करनी होगी दोबारा से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, सबमिट एंड फी बटन पे आपको क्लिक करना है सिंपली। अगेन यहाँ पे वही प्रोसेस होगा जो हम फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन में करते हैं। यहाँ पर आप वॉलेट पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पे पर क्लिक करेंगे फी पे करने के लिए। दोबारा से यहाँ पर आप वॉलेट पिन एंटर करेंगे। वॉलेट पिन एंटर करने के बाद सक्सेस होते ही रजिस्ट्रेशन आपका, ये फी पे हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं। ये सिंपल फॉर्म है एक, जिसमें अपने श्रमिक की डिटेल्स डालनी है आपको सारी, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मैं एक बार दोबारा से वो स्लाइड दिखाता हूँ जो आप में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए।
देखिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं श्रमिक पंजीकरण के लिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियोजक सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। देवेश जी, इसमें ये भी एक स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए कि किन किन श्रमिकों का हम पंजीकरण कर सकते हैं। हाँ जी, मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। जी सर। देखिए कौन कौन इसमें श्रमिक पंजीकरण के लिए करवा सकते हैं, कौन कौन लोग। उसके लिए ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कार्य कोई करता हो, बढ़ई का कार्य करता हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ये एलिजिबल है, जो श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स। आवेदक की जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच, और जो श्रमिकों ने 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, इस श्रमिक पंजीकरण के लिए। और श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान, भामाशाह कार्ड, बैंक का विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र जरूरी होता है। तो ये तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, और जो श्रमिक इसके लिए एलिजिबल होता है, जो श्रमिक अपना पंजीकरण करवाने के लिए, ये तो वो चीजें थी जो मैंने आपको अभी बताई। बाकी इसके बेनिफिट्स, जो इसका मेन बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट का मेन बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये जो मेन एम है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि श्रमिकों को फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाना। मेन उद्देश्य ये है हमारी गवर्नमेंट का, तो इसलिए ये सर्विस स्टार्ट हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मेन बेनिफिट ये हैं कि जब हम जो श्रमिक पंजीकरण करवाएगा, उसके कन्या के विवाह में 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मेन बेनिफिट इसका एक ये है। जैसे कि स्टडीज के लिए, जैसे बीए के स्टूडेंट्स को 13 से 15 हजार रुपए और एमए के स्टूडेंट्स को 15 से 17 हजार रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आवास योजना के अंतर्गत भी मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए तथा भवन मरम्मत के लिए 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो श्रमिकों को पहुंचाए जाते हैं सरकार द्वारा इस श्रमिक पंजीकरण के द्वारा। और इसमें अपना जो हमारे जो वीएलईज का जो कमीशन रहता है, वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के करीब, जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। और जो रिन्यूअल होता है उसका जो कमीशन रहता है वो 5 रुपए में से कुछ डिडक्शन होता है, 5 रुपए से थोड़ा कम रहता है। तो ये तो कमीशन स्ट्रक्चर है हमारा इसमें, जो वीएलईज हमारा अर्न कर सकते हैं इसमें। विनय जी आप बताइए इसमें और क्या बता सकते हैं? जी, आपने तो बहुत सारी चीजें कवर किया। जैसे कि आपने बताया भी कि ये एक ऐसा सर्विस है जिससे कि हमारे वीएलई भाई जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऐसे लेबर लोगों की बेनिफिट दे सकते हैं जो कि ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। इसमें एक चीज जरूर देखना है कि जो गवर्नमेंट से मिलने वाले लाभ है, क्योंकि हमें सीएससी वीएलई को सिर्फ पंजीकरण करने का ही राइट्स हैं। हम सिर्फ पंजीकरण करते हैं, हमारे वीएलई सिर्फ पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिन्यूअल कर सकते हैं। बाकी जो स्कीम में जो भी फैसिलिटी मिलना है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से है। उसके लिए
अगर कोई भी जीएलई सेंटर में बेनिफिशियरी आता है तो उसको नियरेस्ट लेबर ऑफिस में ही उनको बताएं कि वहां जाके कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत बार सुनने में आता है कि हमने रिन्यूअल किया है बट हमको बेनिफिट नहीं मिले। और कुछ मेरे भाई ये भी शिकायत आती है कि उनने ट्रांजैक्शन किया है बट उनके ट्रांजैक्शन फेल हो गए। ऐसे केस में आप सभी से अनुरोध है कि एक टिकट रेज कर दें जिसमें आप अपनी डिटेल शेयर करें, और अगर 24 से 48 घंटे के ऊपर अगर रिफंड नहीं आता है तो ऐसे केसेस हमारे नॉलेज में डालें, हम उसको टैकल यहाँ करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसका रिफंड वापस आएगा। सही है देवेश जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा ये कि फेले भाइयों से अनुरोध ये है कि आप लोग अपने नियर बाई जो भी आपके एरिया है उसमें थोड़ा सा मार्केटिंग करें। जो चौराहे हैं जहाँ पे लेबर डेली कलेक्ट खड़े होते हैं, जिनको आप लोग अपने भाषा में लेबर चौराहा बोलते हैं, ऐसे चौराहों पे आप छोटे छोटे कैंप लगाएं। कैंप लगाने से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरीज को इनरोल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे कि दिव्या जी एक बार कमीशन वाले पार्ट को दिखा दीजिएगा थोड़ा सा।